हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं पंकज शर्मा, फिजिक्स फैकल्टी ज्योति एकेडमी। आज का हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 7 है। इससे पहले हमने 6 वीडियो लेक्चर्स देखे हैं और इससे जस्ट पहले वाला वीडियो लेक्चर नंबर 6 में हमने आवेशन और अध्यारोपण का सिद्धांत समझा था। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा और आपने अपना पूरा वर्क अपने नोट्स में प्रिपेयर कर लिया होगा। आइए एक बार और मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि जिन बच्चों ने अभी तक नोट्स प्रिपेयर नहीं करे हैं वो नोट्स प्रिपेयर कर लेना, और जिन्होंने अभी प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं वो अपने वीडियो देख लेना। तो आज का हमारा टॉपिक है आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत। इसको समझ लीजिए एक बार। जब किसी भौतिक राशि का, यहाँ पर कोई भी भौतिक राशि हो, फिजिक्स में कोई फिजिकल क्वांटिटी हो, जब किसी भौतिक राशि का आदान प्रदान यानी लेना और देना, आदान प्रदान सतत न होकर, एक वर्ड है यहाँ पर सतत, जिसका मतलब होता है लगातार, कंटिन्यूस, और एक वर्ड आएगा विवक्त। विवक्त इसका मतलब होता है टुकड़ों के रूप में। तो एक बार पहले इसको समझ लीजिए। जब किसी भौतिक राशि का आदान प्रदान सतत न होकर विभक्त या टुकड़ों के रूप में होता है तो उस भौतिक राशि को क्वांटीकृत राशियां कहते हैं, तथा उस राशि का वह न्यूनतम मान जिसका आदान प्रदान संभव हो उस राशि का क्वांटा कहलाता है। तो ये एक स्टेटमेंट हो गया। अगर ये हमारे लिखने के लिए आता है बोर्ड एग्जाम में कि आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत लिखिए, तो आपको ये पूरा स्टेटमेंट लिखना होगा। अब इसको हम समझते हैं। तो आपको यहाँ पर दो वर्ड आया बेटा कि आदान प्रदान सतत न होकर, एक तो है सतत न होकर और एक आया टुकड़ों के रूप में। इन दोनों का मतलब समझेंगे कि सतत और विभक्त में क्या अंतर है। तो देखिए बेटे, इसको आप पॉज करके इसको पहले लिख लेना, इसके बाद में यहाँ पर समझते हैं। तो देखिए, एक वर्ड है सतत और एक वर्ड है विभक्त। सतत का मतलब होता है कंटिन्यूअस और विभक्त का मतलब होता है डिस्क्रीट। तो देखिए बेटे, बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं तो जब कोई कार्य या जब कोई आदान प्रदान, राशि का आदान प्रदान लगातार हो रहा हो, लगातार हो रहा हो, तो उसे सतत फलन कहते हैं। इसी प्रकार जब आदान प्रदान टुकड़ों के रूप में हो रहा हो, टुकड़ों के रूप में हो रहा हो, तो उसे विभक्त कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल है जिससे आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक मीटर है। आप मार्केट जाते हैं कोई भी चीज लेने के लिए, तो उसके जो उसमें तोला जाता है उसे इलेक्ट्रॉनिक मीटर कहते हैं, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉनिक मीटर में इसके ऊपर हमने एक बकेट रख दी है, एक बाल्टी रख दी है, और यहां से एक नल के द्वारा इसमें पानी गिराया जा रहा है। कंटिन्यू आ रहा है ये पानी, ऐसा नहीं है कि ये लगातार, जैसे नल चालू कर दिया इस तरह से लगातार यहाँ से पानी गिर रहा है। अब धीरे धीरे क्या होगा बेटा, ये भरने स्टार्ट कर देगी। धीरे 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 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कंप्लीटली भरती चली जाएगी। यहाँ पर मीटर लगा हुआ है। शुरुआत में जब इसमें बिल्कुल पानी नहीं था तो ये क्या बताएगा, 0 0 0 0। अब जैसे ही आपने यहाँ पर नल स्टार्ट करा, ये थोड़ा स्लोली होगा, नल स्टार्ट करा तो 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम, 6 ग्राम, 7 ग्राम, 8 ग्राम, ऐसे धीरे धीरे आता जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यानी यहाँ पर लगातार वर्क हो रहा है, लगातार यहाँ पर प्रदान हो रहा है, तो इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा सतत फलन। इसी में मान लीजिए कि अगर मैं विभक्त समझाऊं तो क्या है, अगेन ये इलेक्ट्रॉनिक मीटर, ठीक है। हमारे पास कुछ बॉल्स है, हमारे पास कुछ बॉल्स है और प्रत्येक गेंद का द्रव्यमान मान लीजिए
25 ग्राम है। हर गेंद का द्रव्यमान कितना है? 25 ग्राम। अगर मैंने यहाँ पर एक गेंद उठा के यहाँ रखी तो यहाँ पर रीडिंग क्या आएगी? पहली रीडिंग क्या आ जाएगी बेटा? 25 ग्राम। एक और बॉल उठा के रख दी तो कितना आ जाएगा? 50। एक और बॉल उठा के रख दी तो क्या आ जाएगा? 75 ग्राम। एक और बॉल उठा के रख दी तो क्या आ जाएगा? 100 ग्राम। तो दोनों में अंतर क्या हुआ? यहाँ पे रीडिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लगातार वर्क हो रहा था। यहाँ पर क्या हुआ? टुकड़ों के रूप में 25 के बाद डायरेक्ट 50, 50 के बाद 75, 75 के बाद 100, 100 के बाद 125, इस तरह से। तो इसे कहा जाता है विभक्त और इसे कहा जाता है सतत। अब देखिए यहाँ पर एक साइंटिस्ट था, आपने 11th क्लास में भी उसके बारे में पढ़ा होगा, मिलीकन। साइंटिस्ट मिलीकन ने अपने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, तेल बूंद प्रयोग की सहायता से इलेक्ट्रॉन पर आवेश ज्ञात किया। कैसे किया बेटा? ये आपने 11th क्लास में पढ़ा ही होगा कि उसने ऑयल ड्रॉप करा, ऑयल गिराया और उस पर प्रत्येक बूंद पर आवेश का मान आया। और वो कितना आया? हर बूंद पर आवेश 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम के गुणज के रूप में आया। गुणज का मतलब क्या है? अगर एक बूंद पर आवेश इतना है 1.6 गुणा 10 की घात -19, तो बेटे 2 बूंद पर आवेश कितना होगा? 2 × 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। 3 बूंद पर आवेश कितना होगा? 3 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। तो n बूंदे अगर रखी हो तो कितना आवेश आ जाएगा? n × 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम। तो यहाँ पर देखो लगातार वर्क नहीं हो रहा है, लगातार आदान प्रदान नहीं हो रहा है। कितने गुणज के रूप में हो रहा है? 1.6 × 10 की घात -19। इसका अगला गुणज कितना आएगा? 2 × 1.6 गुणा 10 की घात -19। अगला गुणज कितना आएगा? 3 × 1.6 गुणा 10 की घात -19। अगला गुणज कितना आएगा? 4 × 1.6 गुणा 10 की घात 19। तो n अगर बूंदे होंगी तो कितना आ जाएगा? n × 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम। अब पूरा जो स्टेटमेंट था आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत, वैसे आपको पीडीएफ में मिल जाएगा और एक बार सुन लीजिए। जब किसी भौतिक राशि का आदान प्रदान सतत न होकर टुकड़ों के रूप में होता है तो उस राशि को क्वांटीकृत राशियां कहा जाता है और उसका न्यूनतम मान, मिनिमम वैल्यू, उसकी मिनिमम वैल्यू वो क्या कहलाती है? मिनिमम वैल्यू कहलाती है उसका क्वांटा। क्या कहलाती है बेटा? देखिए यहाँ पर उस राशि का यानी आवेश का क्वांटा कहलाती है। तो आवेश का मिनिमम मान कितना होता है? 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम। और इसे आज के बाद E के द्वारा लिखा जाएगा। तो बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा गया कि आवेश कैसी राशि है? देखिए इधर बोर्ड एग्जाम प्रश्न पूछा गया, आवेश कैसी राशि है? तो क्या कहेंगे? आवेश एक क्वांटीकृत राशि है। क्यों है आवेश क्वांटीकृत राशि? क्योंकि आवेश का आदान प्रदान सतत न होकर टुकड़ों के रूप में होता है और आवेश का क्वांटा क्या होता है? 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम। और इसका क्वांटा कितना होता है? और इसे स्मॉल e द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। क्या मेरी बात समझ में आई? चलो सतत और असतत का एक और एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। बहुत ही बेसिक एग्जांपल है, फिजिकल लाइफ में भी हमने कई बार देखा होगा। आप मान लीजिए कि आपके पास 100 मीटर लंबी डोरी है। अगर आप उस डोरी को खींचेंगे तो क्या होगा बेटा? कंटिन्यूस डोरी होगी, 0 से लेकर 100 मीटर तक कंटिन्यूसली डोरी होगी। तो वो क्या हो गया? लगातार डोरी है, तो वो हो गया सतत फलन या सतत राशि। और अगर वो डोरी के 1-1 मीटर के टुकड़े कर दिए जाएंगे तो पहले 1 मीटर उठाया, फिर दूसरी उठाई, फिर तीसरी उठाई, तो वो क्या हो जाएगा बेटा? असतत, टुकड़े हो जाएंगे। तो सतत और असतत। तो यहाँ पर आवेश क्वांटीकृत राशि होती है,
आवेश का क्वांटा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होता है और इसे E द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यहां तक इसको नोट कर लीजिए। आइए बेटा आगे देखते हैं। यदि किसी वस्तु पर आवेश कैपिटल Q हो, आवेश को कैपिटल Q या स्मॉल q से लिखा जाता है। यदि किसी वस्तु पर आवेश कैपिटल Q हो तो Q बराबर क्या होगा, N इंटू ई। ये N इंटू ई का मतलब क्या हुआ समझे यहां पर। E तो क्या है, जहां E इज इक्वल टू आवेश का क्वांटा। E क्या है बेटे यहाँ पर, आवेश का क्वांटा। क्वांटा क्या होता है, इससे पहले हमने सीखा, जब किसी भौतिक राशि का आदान प्रदान सतत न होकर टुकड़ों के रूप में होता है तो वो क्वांटीकृत राशि कहलाती है और उसकी मिनिमम वैल्यू वो क्वांटा कहलाती है। तो E हो गया आवेश का क्वांटा। E का मान कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। क्लियर। अब ये N क्या होगा, N है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये हो गया। अच्छा, आवेश कितने प्रकार का होता है, पहले आपको बताया था, साइंटिस्ट था बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, या तो आवेश होगा धनात्मक या आवेश होगा ऋणात्मक। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास में, यदि किसी वस्तु पर आवेश Q हो तो Q बराबर क्या है, प्लस माइनस N। N है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या और E है यहाँ पर आवेश का क्वांटा। अगर ऋणात्मक आवेश होगा तो यहाँ पर नेगेटिव लगा देंगे और धनात्मक आवेश होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव लगा देंगे। आपको पता भी होगा इलेक्ट्रॉन पर आवेश नेगेटिव होता है और प्रोटॉन पर आवेश पॉजिटिव होता है। आइए इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई वस्तु है, अगर इस वस्तु को 1000 इलेक्ट्रॉन दिए जाएं, बात समझ में, तो N कितना हो गया, 1000। बात समझ में, अगर किसी वस्तु को 1000 इलेक्ट्रॉन दिए जाएं तो N यहां पर हो गई संख्या। हाँ जी, N यहां पर क्या होगी बेटा, संख्या, और E क्या हो गया यहां पर, आवेश का क्वांटा। अब प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, यदि किसी वस्तु को 1000 इलेक्ट्रॉन दिए जाएं तो वस्तु पर आवेश ज्ञात करें। इस फॉर्मूले को आप बॉक्स में और इसको याद भी कर लेना बेटा, ठीक है ना, रख लेना सॉल्यूशन। तो देखिए समझे यहाँ, ये कोई वस्तु है, यदि किसी वस्तु को 1000 इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, यानी बाहर से ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इसमें, इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि दिए जा रहे हैं या वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है। कितने हो गए, N इज इक्वल टू 1000। क्लियर है मेरी बात। तो वस्तु पर आवेश ज्ञात करें तो Q बराबर क्या होता है, प्लस माइनस N। प्लस कब आएगा और माइनस कब आएगा ये समझिए। अगर वस्तु को, आपको पहले ही बताया था, अगर वस्तु को इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे तो वो ऋणात्मक होगी और वस्तु से इलेक्ट्रॉन लिए जाएंगे तो वो धनात्मक होगी। जो बच्चे पहली बार सुन रहे हैं इस बात को, जिन्होंने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं वो वहां पर देख लेना, एक बार और समझाता हूं। ये वस्तु है, अगर इस वस्तु को बाहर से इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये नेगेटिव होगी और इसमें से इलेक्ट्रॉन लेंगे तो ये पॉजिटिव होगी। क्लियर है बेटे। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि वस्तु को 1000 इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, अगर दिए गए हैं तो Q की जगह Q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस, फॉर्मूला क्या होता है, Ne। N कितना है, 1000, और E का मान कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की घात -19, तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 गुणा। इसको सॉल्व कर लीजिए। Q इज इक्वल टू 1000 को क्या लिखा जा सकता है,
10⁻³ 1.6 गुणा 10⁻−19 कूलम। तो उत्तर कितना आ गया बच्चों? देखिए इधर Q जब आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती है, पता होगा आपको। तो -1.6 इंटू ये माइनस का 19 और ये प्लस का 3, तो 10⁻−16 कूलम, ये इसका आंसर है। नोट कर लो उसको, ये पहला प्रश्न है। आइए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वस्तु से 5000 इलेक्ट्रॉन, संख्या दे रखी है यहाँ पर, 5000 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाएं, 5000 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाएं, तो वस्तु पर आवेश का मान ज्ञात करें। निकाल लिए जाएं तो वस्तु पर आवेश का मान ज्ञात करें, यह हमारा प्रश्न है। समझिए इसको कैसे सॉल्व होगा। मान लीजिए ये कोई वस्तु है, इस वस्तु में से 5000 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिए गए, या ये वस्तु 5000 इलेक्ट्रॉन त्याग रही है, तो वस्तु पर आवेश कितना होगा? देखिए बेटे इधर सॉल्यूशन, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हो कि Q बराबर होता है ±NE। बात समझ में? Q होता है आवेश, प्लस माइनस होता है प्रकृति, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। N होता है संख्या और E होता है आवेश का क्वांटम। अब यहाँ पर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, बात समझिए, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, ये कैसे हम डिसाइड करेंगे? तो देखिए इससे पहले मैंने बताया था, अगर कोई वस्तु है, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यानी ये ग्रहण कर रही है, तो आएगा बेटा नेगेटिव। बात समझ में आई? इसी प्रकार ये कोई वस्तु है और ये वस्तु इलेक्ट्रॉन त्याग रही है, या इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिए गए, तो क्या आएगा बेटा? त्यागने पर क्या आएगा? पॉजिटिव। तो प्रश्न देखो यहाँ पर, यदि किसी वस्तु से 5000 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाए तो वस्तु पर आवेश ज्ञात करें, तो बेटा क्या आ जाएगा यहाँ पर? पॉजिटिव। Q = अच्छा N कितना है? N है 5000। क्लियर है मेरी बात? ठीक। E का मान हमें पता ही होता है 1.6 इंटू 10⁻−19। मान रख दो Q 5000, N की जगह रखा 5000, E की जगह रखा 1.6 इंटू 10⁻−19। सॉल्व कर लीजिए। 5 इंटू 10⁻3, 1.6 इंटू 10⁻−19। जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। 5 को 1.6 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा बेटे? 8 हो जाएगा। ठीक है, 16 85 होता है, पॉइंट की जगह मैंने 0 हटा दिया। 8 इंटू 10⁻³ और -19, माइनस का 16 गुना, तो Q कितना हो गया? 8 इंटू 10। आइए एक बार और आवेश के क्वांटीकरण के सिद्धांत को समझेंगे, फिर तीसरा प्रश्न करेंगे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए क्वांटीकरण क्या होता है? जब किसी भौतिक राशि का आदान प्रदान सतत लगातार ना होकर टुकड़ों के रूप में हो, जैसे ये पहला मार्कर ले लिया, ये दूसरा मार्कर आ गया, फिर इसके बाद में ये तीसरा मार्कर आ गया, फिर चौथा मार्कर आ जाए, इस तरह से टुकड़े हो गए। ठीक है, और अगर लगातार ये इस तरह से जुड़े रहते तो ये हो जाता सतत फलन, लेकिन अभी क्या है बेटा? ये टुकड़ों के रूप में। तो ऐसी राशियों को कहा जाता है क्वांटीकृत राशियां, और उनकी मिनिमम वैल्यू को कहा जाता है क्वांटा। क्लियर है? आवेश का क्वांटा होता है स्मॉल e, और इस e का मान कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। बोर्ड एग्जाम में ये 1 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है बेटे, अब इसमें मैंने अभी आपको 2 प्रश्न करा दिए। इससे पहले वाले प्रश्न में नेगेटिव, उसमें क्या हो रहा था बेटा? इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे थे। इस प्रश्न में क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन लिए बाहर निकाल लिए गए। इसको नोट कर लीजिए। आइए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वस्तु पर आवेश Q 3.2 इंटू 10⁻−15 कूलम हो तो ऐसा करने के लिए क्या करना होगा? अगेन वही बात, तो मान लीजिए ये कोई वस्तु है,
इस वस्तु पर आवेश आपको दिया हुआ है Q इक्वल टू इतना, तो ऐसा करने के लिए क्या करना होगा? शुरुआत में ये वस्तु उदासीन थी, इस तरह का आवेश बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? तो देखो बेटे सॉल्यूशन, चूंकि आवेश सबसे पहले यहाँ देखो ये धनात्मक है या ऋणात्मक है, तो Q इक्वल टू 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 15 कूलम, ये पॉजिटिव है, चिन्ह कुछ नहीं लग रहा है यहाँ पर, तो पॉजिटिव है। चूंकि आवेश धनात्मक है, धनात्मक बनाने के लिए क्या करना होगा? अभी मैंने समझाया, अगर दिया जाएगा तो ऋणात्मक और बाहर निकाल लिया जाएगा तो धनात्मक। आइए बेटा समझे, चूंकि आवेश धनात्मक है अतः वस्तु को धन आवेशित, वस्तु को धनावेशित करने के लिए, वस्तु को धनावेशित करने के लिए वस्तु में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने होंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? ये कोई वस्तु है, इस वस्तु को पॉजिटिव बनाने के लिए, इस वस्तु को पॉजिटिव बनाने के लिए इस वस्तु में से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने होंगे, तभी ये धनात्मक होगी। अब कितने निकालने होंगे कि आवेश इतना आ जाए? तो चूंकि Q इक्वल टू कितना दे रखा है? 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 15 कूलम, ये हमारे पास में गिवन है। ये क्या चीज है बेटा? ये दिया गया है, और हम जानते हैं चूंकि Q इक्वल टू होता है N इंटू E। क्लियर है मेरी बात? तो यहां से Q अपॉन E का भाग लगा दीजिए, बराबर कितना आ जाएगा? N। तो N का मान निकालने के लिए N इक्वल टू हो गया Q अपॉन E। Q का मान 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 15 और E का मान 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो N इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 1.6 से ये कटा 2 टाइम्स 2 इंटू ऊपर है 10 की घात माइनस 15 और नीचे है 10 की घात माइनस 19, तो कितना आ गया ऊपर जाके? 10 की घात माइनस 15 इंटू 10 की घात प्लस का 19, तो N इक्वल टू हो गया 2 इंटू 10 की पावर 4। ये संख्या है और संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है, तो 2 गुणा 10 की घात 4, ये इसका आंसर है। दोबारा से समझ लीजिए, यदि किसी वस्तु पर आवेश इतना है, पॉजिटिव है, तो ऐसा करने के लिए क्या करना होगा? तो चूंकि आवेश धनात्मक है अतः वस्तु को धनावेशित करने के लिए वस्तु में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने होंगे। ये दिया हुआ है, तो कितने निकालने होंगे? N इक्वल टू, लास्ट में क्या लिखोगे? वस्तु में से 2 गुणा 10 की घात 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने होंगे। इसको नोट कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है बेटे, क्वेश्चन नंबर 4। क्या किसी वस्तु में 4 इंटू 10 की घात 20 माइनस 20 कूलम आवेश संभव है? ये ऐसा प्रश्न पूछा गया है। ये चारों प्रश्न कभी ना कभी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे। मैंने चारों तरह के प्रश्न आपको करा दिए। पहले प्रश्न ऋणात्मक वाला, दूसरा प्रश्न धनात्मक वाला, तीसरा प्रश्न कितनी संख्या होगी, और चौथा क्वेश्चन क्या है, क्या ये संभव है, और संभव है तो कैसे। तो देखो बेटे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है? चूंकि हम जानते हैं Q इक्वल टू क्या होता है? Ne प्लस माइनस Ne होता है। ठीक है, क्या किसी वस्तु में, और आवेश कितना दे रखा है? पॉजिटिव दे रखा है, तो यहाँ पर मैं नेगेटिव डालूंगा, ये केवल पॉजिटिव रहेगा और पॉजिटिव को लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो यहाँ से Q अपॉन E इक्वल टू कितना आ जाएगा? N। अच्छे से लिख लेंगे, N इक्वल टू Q अपॉन E। Q का मान कितना दे रखा है? 4 गुणा 10 की घात माइनस 20 अपॉन E का मान कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम।
इसको आप सॉल्व कर लीजिए। देखो यहाँ पर n इजिकल टू 4 इंटू 4/1.6 इंटू 10 की घात, ये माइनस का 20 है और नीचे 10 की घात -19 है, ऊपर जाके क्या बन जाएगा बेटा पॉजिटिव, तो 10 की घात -1 बचेगा, यानी n बराबर 4/16। आप इसको चाहे तो कैलकुलेट कर लेना, ये आएगा 4/16 ही आएगा। n बराबर 1/4, n बराबर 0.25। क्या 0.25 इलेक्ट्रॉन संभव है? नहीं। कैसे? अगर मैं कहूं आपसे कि ये एक मार्कर है, क्या ऐसा कह सकता हूं मैं कि मुझे 0.25 मार्कर चाहिए? नहीं ना। या तो मार्कर होगा 1, या मार्कर होगा 2, या होगा 3, या होगा 4। या एक क्लास में स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं तो उनकी संख्या गुणज के रूप में होगी 1 2 3 4 5 6 7। ऐसा तो नहीं हो सकता कि n बराबर पूछा जाए कितने बच्चे बैठे हुए हैं तो आप कहो 12.37। नहीं है ऐसा संभव। तो बात समझ में आ गई। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 1 2 3 4, तो उत्तर क्या आ जाएगा? वस्तु पर आवेश 4 इंटू 10 की घात -20 का कूलम आवेश संभव नहीं है। क्या बेटे मेरी बात समझ में आई? इसको नोट कर लीजिए। आइए बेटा अगला टॉपिक देखते हैं, विद्युत क्षेत्र। इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे लिखा जाता है ई वेक्टर द्वारा। कैपिटल ई लिखेंगे, इसके ऊपर वेक्टर का सिंबल लगा देंगे, ई वेक्टर द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाएगा। जैसे बल को एफ वेक्टर द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो इसे ई वेक्टर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये हमने 11th क्लास में गुरुत्वीय क्षेत्र में भी सीखा होगा। चलिए इसकी परिभाषा क्या होगी? प्रत्येक आवेश अपने चारों ओर, मान लीजिए कि ये कोई आवेश है, तो प्रत्येक आवेश अपने चारों ओर एक अदृश्य क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अदृश्य का मतलब ये हमें नजर नहीं आएगा। तो आवेश अपने चारों ओर एक अदृश्य क्षेत्र उत्पन्न करेगा जिसमें किसी अन्य आवेश को, मान लीजिए कि ये कोई एक अन्य आवेश है, जिसमें किसी अन्य आवेश को रखने पर क्या होगा बेटे? दो आवेश आ गए तो कूलॉम के नियमानुसार बल लगेगा। वही बात यहाँ लिखी हुई है कि प्रत्येक आवेश अपने चारों ओर एक अदृश्य क्षेत्र उत्पन्न करता है जिसमें किसी अन्य आवेश को रखने पर विद्युत बल लगता है। इस अदृश्य क्षेत्र को ही विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। विद्युत क्षेत्र को ई वेक्टर द्वारा प्रदर्शित करते हैं तथा यह एक सदिश राशि है। देखो बेटे, मान लीजिए ये कोई आवेश है और इसका मान Q है, तो इस आवेश के चारों ओर, इस आवेश के चारों ओर एक अदृश्य क्षेत्र होगा जो हमें नजर नहीं आएगा। और इस अदृश्य क्षेत्र, ये क्या हो गया? अदृश्य, एक फील्ड बन गया। क्षेत्र का मतलब होता है फील्ड, एक अदृश्य क्षेत्र। इस अदृश्य क्षेत्र में कोई स्मॉल q आवेश रखा गया, तो इसके प्रभाव के कारण क्या होगा बेटे? माना इन दोनों के बीच की दूरी है r, तो इस आवेश पर विद्युत बल लगेगा। ये पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा, तो प्रतिकर्षण, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये आकर्षण। ठीक है, इस अदृश्य क्षेत्र को ही यहां पर ये लगा विद्युत बल, और ये अदृश्य क्षेत्र ही होगा विद्युत क्षेत्र। बात समझ में आई होगी। चलो एक एग्जांपल से और समझते हैं, इसको नोट कर लेना। एक एग्जांपल लेते हैं बेटे, 3 अलग अलग फील्ड के बारे में देखते हैं। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर एक अदृश्य क्षेत्र होता है। हमारी जो पृथ्वी है इसके चारों ओर एक अदृश्य क्षेत्र जो हमें नजर नहीं आता। लेकिन अगर यहाँ पर कोई स्मॉल m द्रव्यमान की वस्तु होगी तो क्या होगी? ये पृथ्वी की ओर आकर्षित होकर ये पृथ्वी पे गिर जाएगी। इस अदृश्य क्षेत्र को ही क्या कहा जाता है? गुरुत्वीय क्षेत्र। बात समझ में आई? ये 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। 10th क्लास में क्या पढ़ा था आपने? ये कोई मैग्नेट है, चुंबक। चुंबक में 2 ध्रुव है, एक उत्तरी ध्रुव और एक
दक्षिणी ध्रुव। इस चुंबक के भी चारों ओर, इस चुंबक के भी चारों ओर क्या है बेटे, इस चुंबक के भी चारों ओर एक अदृश्य क्षेत्र है जिसे क्या कहा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र। इस चुंबक के पास में आप लोहे की या चुंबक की दूसरी वस्तु लेकर आओगे तो क्या होगा, या तो वो आकर्षित हो जाएगी या वो प्रतिकर्षित हो जाएगी। तो बात समझ में आई। पृथ्वी के चारों ओर के अदृश्य क्षेत्र को कहा जाता है गुरुत्वीय क्षेत्र। चुंबक के चारों ओर के अदृश्य क्षेत्र को कहा जाता है चुंबकीय क्षेत्र। और आवेश के चारों ओर के अदृश्य क्षेत्र को कहा जाता है विद्युत क्षेत्र, जिसमें किसी अन्य आवेश को रखने पर, यहाँ पर यह बात वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें किसी अन्य आवेश को रखने पर लग रहा विद्युत बल क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। एक बार और देख लीजिए, ये कोई आवेश है कैपिटल Q, इस आवेश के चारों ओर का अदृश्य क्षेत्र जो हमें नजर नहीं आता है उसे कहा जाता है अदृश्य क्षेत्र, उसे कहा जाता है विद्युत क्षेत्र। काय से लिखा जाएगा इसको, ई वेक्टर द्वारा। इसमें किसी अन्य आवेश को रखने पे बल लगता है, इस बल को कहा जाता है विद्युत बल। यहां तक का नोट कर लीजिए। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। यदि किसी परीक्षण आवेश Q0 को, ये परीक्षण आवेश है Q0, परीक्षण वाला ये टेस्टिंग चार्ज है, ये टेस्टिंग करेगा कि हाँ यहाँ पर देखो, मान लीजिए कोई आवेश है, इसके चारों ओर अदृश्य क्षेत्र है, ये हमें पता ही है। अब मैं इसमें कोई एक आवेश टेस्ट करके देखता हूँ कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है या नहीं, तो इसको यहाँ पर रखा, बल लगा, तो बात समझ में आ गई, बल तभी लगेगा जब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र होगा। तो इसने परीक्षा ली, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, परीक्षण आवेश, टेस्टिंग चार्ज। यदि किसी परीक्षण आवेश Q0 को विद्युत क्षेत्र में रखने पर लग रहा विद्युत बल F वेक्टर हो, बात समझ में आई। जैसे यहाँ पर एक डायग्राम से बताता हूं, ये कोई कैपिटल Q आवेश, चारों ओर विद्युत क्षेत्र, अदृश्य विद्युत क्षेत्र, और यहां पर Q0 आवेश, ये कौन सा आवेश है, परीक्षण, ये परीक्षण ले रहा है, परीक्षण आवेश, ठीक है बेटे, ये रख दिया। इस पर बल कितना लगा, F वेक्टर। देखिए यहां पर, यदि किसी परीक्षण आवेश Q0 को विद्युत क्षेत्र में रखने पर लग रहा विद्युत बल F वेक्टर हो, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता का मतलब होता है मान। आप यहां पर वैल्यू से समझोगे, जैसे सूर्य की तीव्रता आपको पता है, ये गर्मियों में तेज हो जाती है और सर्दियों में कम हो जाती है। ये तीव्रता का बात आपको समझ में आया होगा। जैसे मान लीजिए किसी कमरे में एक बल्ब जल रहा है तो तीव्रता कम होगी, दो बल्ब जलेंगे तो तीव्रता ज्यादा हो जाएगी, तीन बल्ब जलेंगे तो और तीव्रता बढ़ जाएगी। बात समझ में आई होगी, तीव्रता का मतलब वैल्यू से होता है। यदि किसी परीक्षण आवेश Q0 को विद्युत क्षेत्र में रखने पे लग रहा विद्युत बल F वेक्टर हो, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर बराबर, बेटे यहां पर समझिए, लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 F अपॉन Q0, ये इसका फॉर्मूला है, ये आप इसको याद करना, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। लिमिट का मतलब, ये मैथमेटिक्स में आता है, लिमिट्स आप पढ़ते होंगे, लेकिन जो बच्चे जिन बच्चों के पास बायो है वो डायरेक्ट याद रखिए, या E बराबर, इसको डाल दीजिए, F अपॉन Q0। इसका मतलब ये होता है लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 कि Q0 का मान, बहुत सिंपली से समझा रहा हूं मैं, Q0 का मान अत्यंत अल्प होना चाहिए, अत्यंत अल्प होना चाहिए। यानी ये जो परीक्षण आपने कर रहे हो इसका मान बहुत कम होना चाहिए। तो E वेक्टर बराबर क्या होगा बेटा, आज से आपका एक फॉर्मूला हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कैसे निकालोगे, लगने वाले विद्युत बल कैलकुलेट कर लो और उसमें परीक्षण आवेश की वैल्यू का भाग लगा दें, वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। अब एक बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया
बच्चों इधर ध्यान दीजिएगा। अभी तक आपने क्या पढ़ा, जो फॉर्मूला आया विद्युत क्षेत्र को आपने समझ लिया, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला याद रखो आप, E वेक्टर बराबर F अपॉन Q नॉट, ये फॉर्मूला हो गया। चलो इसकी मात्रक की बात कर लेते हैं। परीक्षा में जो प्रश्न पूछा गया था उसको थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। तो मात्रक क्या होगा बेटा, देखिए इधर मात्रक, चूंकि E वेक्टर बराबर कितना, F अपॉन Q नॉट। कुछ बच्चों के दिमाग में ऐसा प्रश्न आ रहा होगा कि सर आपने E पर वेक्टर लगा रखा है, F पर वेक्टर लगा रखा है, Q पर वेक्टर क्यों नहीं लगाया। तो देखिए ये भी सदिश राशि है, बल भी सदिश राशि है, आवेश सदिश राशि नहीं होती है, आवेश अदिश राशि है, इस पर वेक्टर नहीं लगेगा। मात्रक की बात कर रहे हैं, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। तो मात्रक क्या हो गया, न्यूटन पर कूलम। मेरी बात समझ में आई। विमा क्या हो जाएगी बेटा, ई वेक्टर की विमा। तो विमा कैसे निकाली जाएगी, विमा के लिए पहले ही बताया है, बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे एफ वेक्टर अपॉन क्यू वेक्टर, इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए, इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए। बल की विमा m1 l1 t-2, और आवेश की विमा बता रखी बेटा पहले वाली वीडियोस में a1 t1। कैलकुलेट कर लो, तो m1 l1 t-3 a-1। तो क्या क्या बात समझ में आई आपको, चार चीजें यहां पर ध्यान दीजिए, इसको नोट कर लेना, चार चीजें ध्यान रखो बेटे, इंपॉर्टेंस। पहला पॉइंट, विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है, सदिश राशि है। दूसरा पॉइंट, मात्रक फॉर्मूला E वेक्टर बराबर क्या होता है, F वेक्टर अपॉन Q नॉट। परिभाषा आएगी तो क्या लिखोगे, विद्युत क्षेत्र की अगर परिभाषा आती है, प्रत्येक आवेश अपने चारों ओर अदृश्य क्षेत्र उत्पन्न करता है जिसमें किसी अन्य आवेश को रखने पर लग रहा विद्युत बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के, यहाँ पर अगर इसका मान मैं 1 कर दूंगा तो लगने वाला विद्युत बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होगा। और अभी क्या बताया था, अदृश्य क्षेत्र को ही विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। तीसरी बात, मात्रक कितना है बेटे, न्यूटन पर कूलम। और विमा क्या है, चौथी जानकारी, विमा क्या है इसकी, m1 l1 t-3 a-1। ये चार चीजें आपको ध्यान रखनी है, इसको नोट कर लीजिए। आइए बेटा अगला क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था और 1 नंबर में ये प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न क्या था, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा बल के रूप में बताइए। तो देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले हमें फॉर्मूला बताना चाहिए, चूंकि हम जानते हैं E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q नॉट। एक परिभाषा तो वो हो ही गई थी कि आवेश के चारों ओर के अदृश्य क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहा जाता है, लेकिन यहां पूछा गया है विद्युत क्षेत्र की परिभाषा बल के रूप में। अब देखो यहां पर, यदि परीक्षण आवेश Q नॉट बराबर 1 कूलम हो, तो बच्चों क्या करा मैंने, जो परीक्षण आवेश हम रख रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये आवेश है और इसकी जो परीक्षा ले रहे हैं कि यहाँ पर अदृश्य क्षेत्र जो है, क्या यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है या नहीं, तो उसके लिए क्या करना होगा, एक परीक्षण आवेश यहाँ पर रखना होगा, माना उसका मान 1 कूलम है, ठीक है बेटा। तो अगर ये 10 कूलम है और ये 1 कूलम है तो बल तो लगेगा ही, और बल लगा इसका मतलब है विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। तो यहाँ देखो, यदि परीक्षण आवेश Q नॉट इज इक्वल टू 1 कूलम हो, तो यहाँ मान रख के देखो, तो E वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, F वेक्टर अपॉन 1, मान लगा दिया, तो E वेक्टर बराबर क्या आ गया बेटा, F वेक्टर। तो परिभाषा क्या हो गई, समझो यहाँ पर रटने की जरूरत नहीं है, परिभाषा समझिए। यदि विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश रख दिया जाए, क्या काम है, यदि विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश रख दिया जाए तो लग रहा विद्युत बल
तो लग रहा विद्युत बल, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, तो लग रहा विद्युत बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के तुल्य होगा। आइए इसको एक बार और समझ लीजिए। देखो बेटे, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा हमें देनी है बल के रूप में, क्योंकि ई वेक्टर बराबर क्या होता है, एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। ई वेक्टर है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एफ है बल और क्यू नॉट है परीक्षण आवेश। यदि परीक्षण आवेश 1 कूलम हो, यहाँ पर मैथमेटिकली देखें एफ में 1 का भाग लगा तो यही आ गया ई वेक्टर बना। अब परिभाषा हो गई, यदि विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश रख दिया जाए तो लग रहा विद्युत बल, एक भाग लगा है, लग रहा विद्युत बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के तुल्य होगा। इतनी ही बात आपको लिखनी थी, इसको नोट कर लीजिए, याद करिए, एग्जाम में आया था। देखिए बेटे, अगला पॉइंट है ये, वैसे मैं नोट के रूप में आपको बताऊंगा। अभी आपने पढ़ा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला, क्या पढ़ा, ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा। मात्रक बताई थी आपको, न्यूटन पर कूलम, इसकी विमाई बता दी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये फॉर्मूला है। अब देखिए इधर, इस फॉर्मूले से क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, विद्युत बल एफ वेक्टर इज इक्वल टू ई इंटू क्यू नॉट या क्यू नॉट इंटू ई वेक्टर। ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास में, विद्युत बल एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई वेक्टर। अब आपको पता है आवेश कितने प्रकार का होता है, आवेश या तो धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। क्लियर है बेटे बात। अगर आवेश धनात्मक हुआ तो एफ वेक्टर बराबर क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव क्यू नॉट इंटू ई वेक्टर। अगर आवेश ऋणात्मक हुआ तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया, क्यू नॉट की जगह माइनस क्यू नॉट इंटू ई वेक्टर। अब देखो, ये नोट के रूप में आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे का जितना भी कॉन्सेप्ट चलेगा वो इन दो बात पे ही डिपेंड करता है, और ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। वो क्या है, यदि धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में रखा जाए, क्या कहा, यदि धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लग रहा विद्युत बल क्षेत्र की दिशा में ही होगा। क्लियर बेटे, ये इसको याद रख लेना कि अगर आवेश धनात्मक है तो उस पे लगने वाला विद्युत बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होगा। अगला पॉइंट, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, यदि धनात्मक की जगह क्या है, यदि ऋणात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पे लगने वाला विद्युत बल क्षेत्र की विपरीत दिशा में होगा। इन दोनों पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। एक बार और इसको समझ लीजिए कि सपोज कीजिए कि विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है, रेड पेन से मैं विद्युत क्षेत्र बता रहा हूं। अगर यहां पर पॉजिटिव आवेश हुआ तो इस आवेश पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होगा, और अगर नेगेटिव आवेश है तो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होगा। एक बार और देखें, अगर विद्युत क्षेत्र इस तरह से हो, किस तरह से बेटा, इस दिशा में ऊपर की ओर हो, और यहां पर पॉजिटिव आवेश मैं रख दूं, अगर यहां पर पॉजिटिव आवेश रख दे तो पॉजिटिव पर बल कहां लगेगा, क्षेत्र की दिशा में, और नेगेटिव आवेश पर बल कहां लगेगा, क्षेत्र के विपरीत दिशा में। एक बार और इसको समझते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर इक्वल टू कितना होता है, एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। तो विद्युत बल एफ वेक्टर इक्वल टू कितना हो गया, क्यू नॉट इंटू ई वेक्टर।
आवेश कितने प्रकार का होगा, या तो धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। अगर आवेश धनात्मक है तो उस पे लगने वाला विद्युत बल हमेशा क्षेत्र की दिशा में होगा। मान लीजिए कि क्षेत्र इस दिशा में है और पॉजिटिव आवेश यहाँ रखे तो उस पर बल उसी दिशा में लगेगा, और अगर नेगेटिव आवेश रखे तो उस पर बल क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा। अगर मान लीजिए आवेश ऊपर की ओर है और यहाँ पर पॉजिटिव आवेश रखे तो बल कहाँ लगेगा, ऊपर की ओर, और नेगेटिव आवेश रखेंगे तो बल कहाँ लगेगा, नीचे की ओर। तो बेटे आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आप इसको पूरा एक बार पढ़िएगा और नोट्स प्रिपेयर कीजिएगा। पीडीएफ मैं आपको सेंड कर ही रहा हूँ, उसी में से आपको अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं। थैंक यू बेटे।